चलिए ठीक, कोई बात। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन। हाँ, रिएक्टेंट। पहले तो ये जानो, जब हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कहीं हम बोलेंगे रिएक्टेंट या रिएजेंट बोलेंगे, कहीं कहीं हम बार बार वर्ड यूज करेंगे प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आप एक एरो देख रहे होंगे, इसका मतलब ये रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है ये आपको बताएगा। यहाँ जो भी चीजें लिखे रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये जानते रहो इनको रिएक्टेंट्स, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है क्या, रीएजेंट। क्या होते हैं भैया, रीएजेंट। ये जो यहां बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है भैया, ठीक, मोटा मोटा जानकारी रखो। जो यहाँ मतलब ये इंटरेक्ट करेंगे आपस में, कहीं कहीं क्या करेंगे, म्यूचुअली इंटरेक्ट करेंगे और कुछ नया बनाकर हमें देंगे। तो जो नया मिलेगा आपको वो हमारा होता है प्रोडक्ट। जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स या बोलेंगे रिएजेंट। ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रिएक्टेंट रिएजेंट हमारे जो है प्रोडक्ट, हमारे किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी होंगे। जहां सॉलिड लिखा रहेगा, सॉलिड वाला जो मटेरियल रहेगा उसके साथ हमेशा एस लिखा रहेगा। अगर सॉलिड स्टेट में होगा कोई मटेरियल हमारा रिएक्टेंट या जो भी, उसके साथ क्या लिखा रहेगा, एस। अगर कोई लिक्विड स्टेट में होगा तो क्या होगा, उसके साथ लिखा रहेगा एल, लिखा रहेगा एल। अगर एक्वस का मतलब जैसे उसमें वाटर ऐड है, वाटर एडेड है तो उसके साथ क्या लिखा रहेगा, एक्यू। एक्वस के लिए एक्यू लिखा जाता है। गैसियस स्टेट में है तो यहां जी लिखा रहेगा। कहीं कहीं प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट को पीपीटी लिखा जाएगा। गैस जहां बनता है उसके लिए क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाएंगे, मतलब ये गैस बन रही है उड़ेगी, मतलब बाहर निकलेगी, हल्की होती है ना गैस। फिर प्रेसिपिटेट के लिए क्या सिंबल बना होगा, ऐसे बना होगा, मतलब प्रेसिपिटेट भारी होता है, हमेशा बॉटम पे जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जिस भी वेसल या हम जिस भी मान लीजिए कंटेनर या वेसल में रिएक्शन करा रहे हैं उसमें प्रेसिपिटेट हमारा नीचे जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा। तो प्रेसिपिटेट जहां बना होगा ऐसे सिंबल दिख रहा होगा, गैस जहां पर बन रहा होगा ऐसे एरो बन रहा होगा। गैस हल्की होती है ना, तो बनने के बाद क्या होगी, ऊपर तो ये लिखा रहेगा। सॉलिड स्टेट में है तो उसके साथ एस लिखा रहेगा, लिक्विड स्टेट में है तो एल लिखा रहेगा। एक्वस का मतलब अगर वाटर भी है उस सॉल्यूशन में तो उसके साथ क्या लिखा रहेगा, एक्यू लिखा रहेगा। गैसेस स्टेट में तो जी लिखा रहेगा, कहीं कहीं सिंबल ये भी बना रहेगा। और प्रेसिपिटेट है तो इस तरह का सिंबल बना रहेगा, ठीक है। और कहीं कहीं रिएक्शन में अगर इस तरह का सिंबल दिख गया, ट्रायंगल वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्रायंगल नहीं है ये, इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है हम हीट कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, उसको हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। कभी इस तरह का सिंबल मिल जाए तो समझ जानिए हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज को हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर के लिए होता है, मतलब बेसिकली बर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, डेल्टा, ये रिएक्शन के लिए, ठीक है भैया। और अगर आपको कुछ एनर्जी मिल रही है, मान लीजिए लाइट एनर्जी आ रही है केमिस्ट्री में, अगर लाइट, सनलाइट, बेसिकली हम सनलाइट की बात कर रहे हैं या लाइट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फोटोन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फोटोन। अगर सिंबॉलिकल वे में लिखना होगा तो हम लिख देंगे एच न्यू। क्या लिख देंगे, सिर्फ एच न्यू। सनलाइट लिखा रहेगा या एच न्यू लिखा रहेगा, तो समझ जाना कि उस रिएक्शन में क्या आ रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रहा है। तो कहीं रिएक्शन के ऊपर एच न्यू लिख देगा, या फोटोन लिखा रहेगा या सनलाइट लिखेगा, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। मोटा मोटा ये जानकारी रखो कि रिएक्शन में अगर ये सब टर्म्स यूज होते हैं इनके क्या मतलब है, क्या मैसेज दे रहे हैं ये सिंबल। ऐसे नहीं कि मन से लिख दिए, कहीं एस लिख दिए तो अच्छा लग रहा है, जी लिख दिए अच्छा लग रहा है, उन सबका अपना एक रोल होगा वहां पर, वो कुछ न कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ न कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। सिंबल्स का मतलब जानना बहुत क्या है, जरूरी है। तो क्या हम लोग समझ गए इन सारे सिंबल्स का क्या मतलब होने वाला है, ठीक है भैया, आगे बढ़े, डन। चल अब रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले समझते हैं कि ये फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, पहले ये समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है और केमिकल चेंज का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर अपना स्टडी जो भी है इसको कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब कैसे चेंज होंगे भाई, किस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए आइस आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए आपका वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हीट किए होंगे या टेम्परेचर कुछ बड़ा होगा तभी तो वाटर में कन्वर्ट हुआ। या वाटर मान लीजिए किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, मतलब रिएक्शन कभी कभी ऐसे भी लिख रहेंगे, कभी कभी दो एरो ऐसे बने रहेंगे, मतलब मैं बताता चल रहा हूं, अभी स्टार्टिंग है, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे। कभी कभी ऐसे बने रहेंगे, कभी कैसे, कभी सिंगल ऐसे बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह का एरो बना है किसी रिएक्शन में, ऐसे बना है,
इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि केवल और केवल जो हमारा रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ओनली, मैं इसको बाई लैंग्वेज एकदम व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूं। ओनली जो आपका रिएजेंट होगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर कुछ न कुछ करके क्या कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, बेसिकली ये भी समझिए। उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड ब्रेक होगी, नए बॉन्ड्स क्या होंगे, बनेंगे। मतलब जो हमने पीछे लिखा, मैं पहले आपको बता दूं, अगर ए और बी हैं, ए और बी दो कंपाउंड हैं, रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, तुम ऐसे समझो, मतलब मैं ऐसे समझा रहा हूं, देखो जैसे ए बी कोई कंपाउंड है, ये रिएक्ट करके हमें सी डी कोई कंपाउंड दे रहा है, तो ये क्या हो रहा होगा, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड हुआ, जो बॉन्ड होगा, जो क्या होगा, बॉन्ड होगा, वो क्या होगा, ब्रेक होगा। बॉन्ड क्या होगा, यहां ब्रेक होगा, और यहां पर जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो न्यू बॉन्ड क्या होंगे, यहां पर नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, नए बॉन्ड क्या होंगे इसमें फॉर्म। तो जब हम कहते हैं कि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब रिएजेंट के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, नए बॉन्ड बना रहे हैं। जब वो नए बॉन्ड बनाएंगे दूसरे एटम के साथ, तो नया प्रोडक्ट बनेगा, तब हम कहेंगे हमारा रिएक्शन हो गया। तो बेसिकली रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब जिस एनर्जी से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं वो चीजें ब्रेक होंगी, नए एटम एलिमेंट से कंबाइंड होंगे, नया बॉन्ड बनाएंगे, तो हमें नया प्रोडक्ट देंगे। इस तरह का एरो बना है। इसका मतलब केवल रिएक्टेंट, ओनली जो हमारा रिएक्टेंट है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ओनली रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, इनटू प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में होंगे, केवल और केवल क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब केवल रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब इस तरह का होगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, सिंबल से समझ में आ रहा है। रिवर्सिबल का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, साथ साथ प्रोडक्ट भी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। रिएक्टेंट साथ साथ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट साथ साथ इसमें क्या है, केवल और केवल रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। बेसिक डिफरेंस जानते रहो, नहीं समझेंगे कभी ये बना दिए, कभी ये अच्छा लग रहा था, कभी वो अच्छा। ये अच्छा लगने के लिए नहीं, इन सब का अपना मैसेज है, अपना रोल है, इंपॉर्टेंस है अपना। समझ में आ रही बात, ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। तो हम फिजिकल और केमिकल चेंज की बात कर रहे थे। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, केमिकल चेंज का मतलब क्या है। तो मैंने ये लिख दिया कि मान लीजिए आपकी आइस किसमें कन्वर्ट हो गई भैया, वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, अच्छा अगर यही हमने ऐसे बना दिया होता तो भाई आइस भी आपका वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर भी क्या हो सकता है। अब आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर देंगे, हम हीट करेंगे। वाटर को आइस में कन्वर्ट करना हो तो हम फ्रीज करेंगे, भाई टेम्परेचर घटाएंगे तभी तो आइस में कन्वर्ट होगा। जब इस तरह का कन्वर्जन हो तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, एक ऐसा केमिकल चेंज, एक ऐसा चेंज होगा जिसमें क्या होगा, वो टेम्पररी होगा, पहले तो रिवर्सिबल भी होगा। क्या होगा, रिवर्सिबल भी होगा। रिवर्सिबल इन द सेंस का मतलब अगर कुछ ये कन्वर्ट होकर जैसे इसमें बना तो ये भी इसी में कन्वर्ट होके बन सकता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को अगर आपको एकदम बहुत स्पेसिफिकली समझना हो कि हम कैसे समझेंगे कि फिजिकल चेंज हो गया, तो फिजिकल चेंज होने का मतलब यह है कि पहले तो ये समझो कि ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी इन द सेंस का मतलब क्या है, जिस कंडीशन में हमने इसको भाई करके इसमें चेंज लाया है वो कंडीशन हम हटा देंगे, कंडीशंस को रिवर्स कर देंगे तो फिर से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। जैसे आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया, हीट दिया, उसको टेम्परेचर दिया। अब फिर से उससे हीट क्या करेंगे, उसको हम फ्रीज करेंगे। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो फिर से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, जिसमें उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगा। फिजिकल स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है, उस सॉलिड लिक्विड गैस के स्टेट में चेंज होगा, टेम्परेचर के लेवल में चेंजेस आ सकता है, उसमें कलर के लेवल में भी कभी कभी चेंजेस आ सकता है। ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। तो फिजिकल चेंज क्या होता है हमारा, टेम्पररी होगा। दूसरा क्या होगा, ये रिवर्सिबल होगा। और क्या हो सकता है ये बताओ, फिजिकल क्या चेंज होगा हमारा, इसके फिजिकल स्टेट में चेंज आएंगे,
तो ऐसा समझेंगे, अगर हमें इसको डिफाइन करना हो, लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे? आप लिखोगे ए चेंज, आप ऐसे लिखेंगे इसको, ए चेंज इन विच, क्या होगा? ए चेंज इन विच, हाँ, पहला क्या लिखोगे इसमें, क्या क्या होगा? फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, और क्या भैया? फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस से बात कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट चेंज होने का मतलब किससे बात कर रहे हैं? सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहे हैं हम, फिजिकल स्टेट। दूसरा क्या? ये टेम्परेरी चेंज होगा। कैसा चेंज होगा? फिजिकल स्टेट चेंज होगा, फिजिकल अपीयरेंस इनका चेंज होगा, कभी कभी इनका कलर भी क्या होगा? चेंज होगा। फिजिकल स्टेट चेंज होगा। और इनका क्या होगा बताओ? फिजिकल स्टेट चेंज होगा और केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, है? एंड क्या होगा बताओ? ए चेंज इन विच फिजिकल स्टेट्स चेंज होगा, और क्या नहीं चेंज होगा बताओ इसमें? केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब जिससे वो मिलकर बना है। केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज, वो चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। अब जैसे वाटर है, आइस है, आइस को मेल्ट करके हमने वाटर बना दिया, तो क्या आइस और वाटर के टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा क्या? टेस्ट में भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, बस फिजिकल स्टेट चेंज होगा, वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, किसमें? लिक्विड में आ गया। लेकिन टेस्ट और कंपोजिशन में कोई चेंज, तब भी उसमें वाटर मॉलिक्यूल थे, अभी भी वाटर मॉलिक्यूल है, और टेस्ट भी कोई चेंज नहीं होगा, टेस्ट भी इनका चेंज नहीं होगा। आप क्या लिखोगे? टेस्ट डज नॉट चेंज, टेस्ट डज नॉट। और क्या हो सकता है? एक और लिखना चाहे तो मोस्टली ये क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। मोस्टली ये क्या होंगे? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इन द सेंस का मतलब, अगर आइस से वाटर बन रहा है तो वाटर से अगर कंडीशन को रिवर्स कर देंगे तो जो चीज पहले था वही फिर से हमें मिल जाएगा। जब किसी चेंज में ये सारी चीजें आपको दिखे तो आप समझ जाओ कैसी चेंज है भैया? फिजिकल चेंज है। जैसे वाटर हम बॉयल कर रहे हैं, मिल्क बॉयल कर रहे हैं, कैसे चेंज है ये? आपने बल्ब ऑन किया, कैसा चेंज है ये? सब कौन सी चेंजेस आएंगे बताओ? ठीक है भैया। तो हमारे कहने का मतलब फिजिकल स्टेट, केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करेंगे अभी आगे, फिजिकल स्टेट में चेंजेस आए मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज भी हो सकता है, नहीं भी। या क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो है वही एज इट इज। गीली लकड़ी को हमने सुखा लिया। टेस्ट डज नॉट चेंज, टेस्ट में कोई चेंज, पानी ठंडा पियो चाहे बॉयल करके पियो, टेस्ट में कोई फर्क पड़ेगा? रिवर्सिबल ना बेटा, नहीं। गंदा इन द सेंस का मतलब बेटा वो नहीं, कंपोजिशन नहीं चेंज होगा तो गंदा क्या? इलाज करा बेटा, टेस्ट में नहीं, अरे टेस्ट बर्ड्स में दिक्कत आ रही। रिवर्सिबल होगा ये, और ये क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। अगर आपको ये क्लासिफाई करना हो कि अगर हम ये समझें कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, तो एक पॉइंट आपको अगर याद रखना हो तो वो कौन सा चेंज है? वो ध्यान रखना, केमिकल कंपोजिशन से ध्यान में रखो। बहुत सारे केमिकल चेंज भी रिवर्सिबल होंगे, बहुत सारे राइटर्स लिख देते हैं। हाँ बी की ये समझो, ये समझो। अगर केवल एक पॉइंट हमें ध्यान रखना हो कि हम कैसे जाने कि फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, तो केमिकल कंपोजिशन से जानो। केमिकल कंपोजिशन से जानने का मतलब जो चीज पहले था अगर चेंज होने के बाद भी वही चीज बना है तो इसका मतलब कैसा चेंज है? वो फिजिकल चेंज है। पानी ठंडा था तब भी पानी ही था, पानी को गर्म किए तब भी पानी ही है, पानी को फ्रीज किए तब भी पानी है, तो इसका मतलब वो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। तुम लड़के पैदा हुए थे, लड़के अभी भी हो, आने वाले दिनों में भी लड़का रहोगे, तो कैसे चेंज आ रही है बॉडी में? फिजिकल चेंज। बेटा अभी शेप साइज के केमिकल चेंजेस तो आ रहे हैं बेटा, हार्मोन तुम्हारे चेंज हो रहे हैं, वो दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा बहुत सारी चीजें होती है, मैं अभी बस फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी समझदार बच्चे हो तो आते रहे बेटा, चेंज लेता रहे। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आया। अगर केवल एक पॉइंट और टेस्ट और कुछ देखना चाहो तो क्या टेस्ट? केमिकल कंपोजिशन मान लो कभी समझ में नहीं आ रहा तो टेस्ट भी ले लो साथ में।
एक ऐसा चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन और टेस्ट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल। क्लियर है? ठीक है। डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन एंड टेस्ट ऑफ ए कंपाउंड या रिएक्टेंट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कोई बच्चा पूरे पॉइंट लिख सकता है। ए चेंज इन विच ओनली फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट या सब्सटेंस चेंजेस, chemical composition does not changes, taste does not change and the change is reversible is called physical change। इतने तरीके से भी लिख सकता है। कोई बच्चा शॉर्ट में भी लिख सकता है। समझ में आया? जैसे हमने कह दिया आइस का वाटर में कन्वर्ट होना या वाटर का आइस में कन्वर्ट हुआ, वाटर को बॉइल करना, आइस का मेल्ट होना, बहुत सा वाटर मेल्ट होकर तो वाटर बना रहा है। ये सॉलिड स्टेट में होता है कि नहीं? आइस किस स्टेट में होता है? ये किस स्टेट में होगा? स्टेट ही तो चेंज हुआ। ये टेस्ट में कोई चेंज आएगा तो कौन सा चेंज हो जाएगा? ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई टेंशन? फिजिकल से समझ में आ गया? और ये चेंज हमेशा क्या होता है? टेम्पररी होता है। क्या होता है भैया? टेम्पररी क्यों है बताओ भैया? हाँ टेम्पररी होगा ये। ठीक है, हाँ वही बेटा टेम्पररी प्यार तेरा जो पढ़े आप लोग वही है टेम्पररी। कंडीशंस अगर चेंज हो गई, रिवर्स हो गई तो फिर से वही सारी चीजें, जब तक कंडीशन बनी है तब तक चलेगा, नहीं तो फिर क्या होगा? खत्म। ठीक है ना? फिर केमिकल चेंज में आते हैं। फिजिकल चेंज समझ में आ गया? ठीक है, फिजिकल चेंज समझ में आ गया। ठीक है, अब केमिकल चेंज में आते हैं। बस ये ध्यान रखना कि रिवर्सिबल होता है। ये मोस्टली क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज भी रिवर्सिबल होंगे। ये मत समझना कि हमेशा क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा। बहुत सारे केमिकल चेंज भी हमारे क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। ये समझ के रखना। ठीक है, अब चलो अब आते हैं हम। नहीं, स्लो फास्ट दोनों हो सकता है बेटा, कंडीशंस पे डिपेंड करेगी ना। अब जैसे आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस है तो क्या धीरे धीरे कन्वर्ट होगा? बहुत हाई टेम्परेचर दे रहे हो तो बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा हर कंडीशन चलेंगे, उसको आप एक पैरामीटर नहीं मान सकते उसके बेस। ठीक है, अब बेटा देखो विनोद, समझ गए? तो ये कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन से डिपेंड करेगा कि फास्ट होगा स्लो होगा। राइटर्स बहुत लिख देती है लेकिन बहुत एकदम अवेयर रहो, हर जगह वो चीजें एप्लीकेबल, एकदम टू द पॉइंट जानो, एकदम करेक्ट वे में जानो। आया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या है ये समझो। अब यही सब चीजें जब होने लगेंगी क्या हो जाएगा? अगर हमें समझना हो अगर मोटा मोटा तो एक ऐसा चेंज जिसमें कैसा चेंज आए भाई? केमिकल कंपोजिशन में चेंज आए, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आए, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। और क्या चेंज होगा? और बेटा वो सब तो चेंज ही होगा। और फिजिकल टेस्ट भी चेंज होगा, टेस्ट भी इनका क्या होगा? चेंज होगा। और ये चेंज मोस्टली आपको क्या मिलते हैं? मोस्टली लिख रहा हूं, हमेशा नहीं होगा। मोस्टली क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। लेकिन कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं? इसको नहीं मान सकते। ठीक है ना? सम आर व्हाट? रिवर्सिबल। मतलब इसे हम पैरामीटर नहीं मान सकते। सम आर रिवर्सिबल। अब जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सबका एग्जांपल दे दूंगा। और ये चेंज क्या होते हैं हमारे? टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट होते हैं? परमानेंट होंगे। कैसे होंगे भैया? परमानेंट। परमानेंट चेंज होंगे, मतलब एक बार कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्ट होगा। ये तब के लिए है जब इरिवर्सिबल है। जब रिवर्सिबल हो गए तो कैसा परमानेंट चेंज? परमानेंट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मोस्टली ये क्या होगा? मोस्टली। बात समझ रहे हो नहीं? लेकिन जब रिवर्सिबल हो गया तो कैसे परमानेंट हो पाएगा? हो पाएगा। हमने कहा एक आध दो पॉइंट ऐसे पकड़ो जिससे एकदम पक्का पता हो जाए कि फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। जैसे क्या बता देगा? केमिकल कंपोजिशन और टेस्ट। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो क्लियर बता देंगे कि फिजिकल चेंज है या फिर ये क्या है? केमिकल चेंज। पढ़ने के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि किन चीजों को जान लेने के बाद हर चीज समझना लिखना क्या हो जाए? इजी हो जाए। नहीं तो कुछ भी लिख रहे हो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। क्लियर है बात? अब देखो कैसे केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस की अगर हम बात करें, कोई एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए, हाँ मिल्क से दही बनेगा, दूध से दही बनेगा। मिल्क से क्या बन रहा है तुम्हारा? कर्ड मत लिख देना बेटा, कर्ड। दूध से क्या बन रहा है? दही बन रहा है। दूध से दही बन जाता है, टेस्ट में चेंज आता है, ऑब्वियस सी बात है केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ।
अच्छा, क्या दही से फिर दूध बना पाओगे? कैसा चेंज हो गया? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल हो गया। ये तो इरिवर्सिबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट में चेंज आया, केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आया। तो इस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कोई लकड़ी जल गई, बर्निंग ऑफ ए मतलब वुड जो भी है, कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज? केमिकल चेंज है। एक बार जलने के बाद राख बन गया, उस राख से लकड़ी बना पाओगे? कैसा चेंज हो गया? क्लियर है कि नहीं हमारी बात? लेकिन कुछ कुछ रिवर्सिबल भी होंगे। जैसे कौन सा रिवर्सिबल होगा? जैसे जैसे मान लो यही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके आपको क्या दे रहे हैं? अमोनिया गैस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अमोनिया। तो साथ साथ ये अमोनिया किस में कन्वर्ट कर हो रही होगी? यही अमोनिया डिसोसिएट भी हो रही है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस में। ऐसे चेंज को भी हम केमिकल चेंज बोलेंगे, लेकिन ये अपने आप में क्या है? रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल है। बेटा यही तो बताया, ये कंपाउंड है बेटा। और क्या कंपाउंड खिलाकर दिखाए तुझे? क्या चाहता है बेटा? कि तुम कुछ खाकर डाइजेस्ट कर रहे हो, अगले दिन उसको निकाल के बाहर कर दें? ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा, कुछ ऐसा। इसको ध्यान में रखो। हाँ ठीक है विनोद, चलो ऐसे चीज। अब ऐसे कर रहा है बेटा, तू तूफानी काम करना चाहता है, लकड़ी जला के राख ले लिया, फिर राख से लकड़ी बनाएगा क्या? यही सोच रहे हो? बेटा इतना तूफानी नहीं हो पाएगा, उड़ जाओगे तूफान में। ये देखो, ये रिएक्शन है। और जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो हमेशा ये क्लोज्ड वेसल में होंगे। हमेशा क्या होंगे? ये क्लोज्ड वेसल में होंगे। वेसल मतलब वही कंटेनर जिसमें ये रिएक्शन करा रहे हैं। जब भी रिवर्सिबल होगा तो क्या होगा? क्लोज्ड होगा, मतलब बंद बर्तन में होगा, बंद सामान में होगा। बंद नहीं होगा तो गैस बना, गैस क्या हो गया? उड़ जाएगा। पिंजड़ा खुला तोता आजाद हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हमेशा क्लोज में होगा। इसका मतलब इसी क्लोज्ड वेसल को अगर हमने ओपन कर दिया तो हमेशा क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन में भी अगर हमने जो वेसल लिया है इसको हमने क्लोज किया, ओपन कर दिया, तो वही रिएक्शन ही क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर को हमने खोल दिया, तो यही रिएक्शन अपने आप में क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। क्योंकि जो बना अब उड़ जाएगा, अब दोबारा वो कन्वर्ट होने वाला नहीं है। इसलिए क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी होगा तो हमेशा क्लोज्ड वेसल में होगा, किसी बंद बर्तन में या बंद सामान में होगा ऐसे। तो केमिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है। आएगा बेटा, आएगा, नाराज नहीं होना बेटा। मतलब लाइव एग्जांपल देंगे तो टेंशन क्यों लेते बेटा? समझ में आई बात? तो कौन सा चेंज हो गया? ये केमिकल चेंज। केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हुआ ना दोनों चेंज। तो क्या बोलेंगे इसको हम? केमिकल चेंज। ये हमारा इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन का हो गया, ये रिवर्सिबल का हो गया। ऐसा क्लियर? समझ में आ गई बात अपनी? कोई टेंशन नहीं। अब मुझे बताओ, बल्ब का जलना फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज कैसे बेटा विनोद बताओ? हाँ तो क्या चेंज हुआ? कलर चेंज हुआ, टेम्परेचर, हीट। अच्छा रिएक्शन से चल रहा है वो? मुझे तो नहीं। तो बेटा यही तो, जब रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो फिजिकल चेंज है। अब इससे ज्यादा? हाँ बर्निंग ऑफ कैंडल कैसा चेंज है बताओ? हाँ समझ में आई हमारी बात? जो वैक्स उसमें लगा है वो मेल्ट हो रहा है, वो कैसा चेंज है? हमारा फिजिकल चेंज है। जो उसके अंदर धागा है जल के राख में बदल जा रहा है, रोशनी मिल रही, वो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। बेटा ऐसे समझना है विनोद, समझ गए बेटा? ठीक है मेरे डॉट डॉट। चलो हटा दो। सुन मैं किस चेंज को हम लोग बोलेंगे? इसका मतलब ए चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए रिएक्टेंट या रिएजेंट सब्सटेंस गेट चेंज्ड, टेस्ट विल गेट व्हाट? चेंज, और मोस्टली दे आर व्हाट? irreversible, sometimes they are reversible, और ये परमानेंट चेंजेस होंगे। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। सिंपली अगर डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे? ए चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन एंड टेस्ट ऑफ कंपाउंड और सब्सटेंस इज गेट चेंज्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सिंपल है, दो एग्जांपल हमने लिख लिया, कोई टेंशन वाली बात? तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज समझ में आया?
जो केमिकल चेंज हो रहा है इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलेंगे इसी को हम? केमिकल, मतलब केमिकली वो एक दूसरे में क्या हो रहे होंगे, रिएक्ट करके इंटरेक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट, नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर है भैया? ठीक है विनोद? ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो अब समझ में आता है हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो इसमें लिखा है, समझने की कोशिश करते हैं अपन। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कंपाउंड्स दैट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, whereas the newly formed compounds are called products। जो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे हमने बताया ए और बी एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्ट करने का मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर कुछ नया बना रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ये एक दूसरे से मिलने के बाद जो नया चीज बना कर देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये हमारा रिएक्टेंट होगा, ये क्या होगा, प्रोडक्ट। ये बता रहे हैं यहाँ पर। कोई टेंशन वाली बात, समझ में आएगी बात? ठीक है, फिर देखो क्या है, the rate of reaction depends on is affected by factors like pressure, temperature and concentration of reactants। जो रेट ऑफ रिएक्शन है मतलब किस रेट से ये इसमें चेंज हो रहे हैं, किस दर से ये इसमें चेंज हो रहे हैं, मतलब पर सेकंड कितना कन्वर्ट हो रहा है, पर मिनट कितने चेंजेस आ रहे हैं इसमें, मतलब कितने ग्राम वहां पर बन रहा है या कितना वॉल्यूम वहां पर बन रहा है हर एक टाइम में, हर यूनिट टाइम में, सेकंड में, मिनट में, आवर में, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है विनोद? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब बोलो, पर यूनिट टाइम में। इसका मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट, ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख रहे हैं, कितना रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर हमें एकेडमिक लेवल पर सीख से लिखना हो तो इसका मतलब क्या है, नहीं बोलो क्या होगा? ठीक है, हाँ, नहीं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कन्वर्ट इनटू व्हाट, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर में कितना रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हुआ, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ, जिसे आप लोग पढ़ते हैं ना स्पीड, द रेट ऑफ डिस्टेंस, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चेंज हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं ना। द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ऐसे पढ़ते हो ना डेफिनेशन फिजिक्स में। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसे क्लियर? तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करेंगे, बताओ जरा। क्या चेंज करेगा बताओ? प्रेशर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा। क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी? प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन। और कैटलिस्ट भी करेंगे। क्या करेंगे? कैटलिस्ट भी करेंगे। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। हाँ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना ही रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेंगे। इसको गुड़िया आप ऐसे समझो ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की बता रहे हैं। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज अभी यूज करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएंगी, चीजें ऊपर से जाएंगी, तब आपको लगेगा मैं बहुत बाउंस फेंक रहा हूँ, मतलब बाउंसर बॉल डाल रहा हूँ, फिर मेरी आपकी ग्रिप में नहीं आ रही। बेटा विनोद, अब बेटा ना बात नहीं करना है बेटा, अच्छे बच्चे बात नहीं करते। आप बताओ अच्छे बच्चे हो कि नहीं? बहुत अच्छे हैं ना, तो बात नहीं करना। ठीक, चल अब समझ रहा, समझो, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कैटलिस्ट का रोल कैसे होता है, कैसे रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए चेंज करेंगे, तुम ऐसे समझो। जैसे मान लो अच्छा मुझे बताओ, आयरन किसको किसको अट्रैक्ट करता है? निकेल को करेगा, ऑब्वियस सी बात है, निकेल को करेगा। और मुझे बताओ आयरन को करेगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक एग्जांपल दे रहे हैं, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करना है, लेकिन एक दूसरे के पास ही नहीं आ रहे हैं।
रिएक्शन कब होगा? जब दो मॉलिक्यूल, दो रिएक्टेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। एक दूसरे के किस में आएंगे भाई? जब एक दूसरे में घुले मिलेंगे तभी तो कुछ नया बनाएंगे। जब घुलना मिलना ही नहीं हुआ तो कुछ बनेगा क्या? एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब जाकर कुछ नया बॉन्ड बनेगा, तभी तो नया प्रोडक्ट बनेगा। अब इन दोनों को पास आना है, लेकिन पास कैसे लाया जाए? या तो हीट करें, या तो इसमें पानी डालें, या कुछ न कुछ जुगाड़ करोगे तभी तो आएगा। क्या देख रहे हो? वहां देख रहे हो क्या? गुरु जी दिख रहे या नहीं दिख रहा? ए बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा प्लीज है, कम है। अच्छा थोड़ा सा और, उसको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा प्लीज। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, थैंक यू। चलो अब यह समझो, जैसे निकेल है और आयरन है। निकेल है और क्या है? आयरन है। ये दूसरे मतलब ये रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो दो रिएक्टेंट हैं, निकेल आयरन, एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो रिएक्शन होगा। तो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? मैं समझो, मेरी गुड़िया समझो, कैटलिस्ट का रोल क्या होगा? गुड्डी समझो, गुड्डा भी समझे। देखो अब हमने यहां लिख दिया मैग्नेट। क्या लिख दिया बेटा? मैग्नेट रख दिया। क्या रख दिया बीच में? मैग्नेट हमारा क्या है? कैटलिस्ट है। मैग्नेट हमारा क्या है? एक तरह का। मैं समझाता हूं ये रोल कैसे प्ले करते हैं। अब मैग्नेट हमारा क्या करेगा? किसको किसको अट्रैक्ट करेगा? निकेल को भी करेगा, और तो जो ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं, ये तीसरे के पास जाएंगे भाग के। जब ये तीसरे के पास भाग के जाएंगे तो इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के क्या जाएंगे? पास आ जाएंगे। जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो क्या होगा? इंटरेक्शन, रिएक्शन होगा, तो क्या देंगे? नया प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट कुछ इस तरह का रोल प्ले करते हैं। जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, दूर दूर उनको क्या करते हैं? पास लाते हैं, ताकि जल्दी से रिएक्ट करें और कुछ नया प्रोडक्ट बनाकर। ये होता है कैटलिस्ट का रोल। तो जब ये इंटरेक्ट करेंगे आपस में, क्योंकि ये नहीं रिएक्ट कर रहा है ना, क्योंकि इसका रोल क्या है? कैटलिस्ट का रोल सिर्फ ये है कि इन दोनों को पास लाया जाए और रिएक्शन कराया जाए, जल्दी जल्दी पास लाया जाए। तो कैटलिस्ट का मतलब बेसिकली ये होता है। रिएक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करते, बस दूर खड़े रहेंगे रेफरी की तरह। खिलाड़ी पास नहीं आ रहे हैं, हाथ पकड़ के कहेंगे बेटा कुश्ती लड़ना है, यही आ जाओ, तो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इनका रोल ये होता है। कैटलिस्ट का मतलब ये है, दोनों रिएक्टेंट को क्या करेंगे? पास लाएंगे। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो कैटलिस्ट का मतलब क्या है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझिए तो कैटलिस्ट का मतलब क्या है। देखो एक वर्ड आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जैसे कहते हैं ना एक्टिव हो नहीं हो पा रहे हैं, वो एनर्जी नहीं मिली, अभी एक्टिव नहीं हो रहा, एक्टिव नहीं हो रहा है। तो एक्टिव कुछ नहीं बेटा, तुम्हें कुछ आना पड़ेगा, तुम एक्टिव हो जाओगे। लेकिन समझो एक्टिव होने का मतलब क्या है, ये समझो। एक्टिव होने का मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओ, तुम्हारे पास उतनी एनर्जी आ जाए जिससे जो तुम काम करने जा रहे हो उसको कर पाओ, तभी कहेंगे ना हम इस काम के लिए एक्टिव हो गए, यही बोलते हो। केमिस्ट्री में रिएक्टेंट के लिए वर्ड यूज होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? इस रिएक्टेंट को वो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे एक दूसरे से रिएक्ट करें और नया प्रोडक्ट बनाए। इसका मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू व्हाट रिएक्टेंट सो दैट दे कैन रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो इन रिएक्टेंट को मिल जाएगा तो ये दोनों लेकर क्या करेंगे? एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और नया प्रोडक्ट, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एनर्जी इनको चाहिए रिएक्ट करने के लिए, अब क्या होगा? कैटलिस्ट अगर हमने डाल दिया तो पहले एनर्जी देनी ही पड़ रही थी कि ताकि एक दूसरे से रिएक्ट करें। हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो हमें एनर्जी देने की जरूरत है ना, टेम्परेचर देने की जरूरत है ना प्रेशर। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करेगा? इन दोनों को आपस में करीब लाएगा, नजदीक लाएगा, एक दूसरे को क्लोज लाएगा। जब ये क्लोजर होंगे तो क्या होगी? इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो नया प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट का रोल सिर्फ इतना होता है कि दोनों को पास लाया जाए। तो जितना तेज पास लाएंगे उतना तेज रिएक्शन होगा, जितनी तेज रिएक्शन होगा उतनी तेजी रहती से क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो कैटलिस्ट का मतलब बेसिकली ये होता है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। कैटलिस्ट का डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं बताओ? द सब्सटेंस which does not take part in the chemical reaction and affect या increase the rate of reaction is called catalyst। क्लियर है बात हमारी? ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन में इनके एग्जांपल लिख सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये चीजें क्या होंगी? इससे प्रेशर है, टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। मतलब ये सब इफेक्ट डालेंगे, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन पे। मतलब घट सकता है इनकी वजह से, बढ़ सकता है, अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है बात? चले आगे बढ़े।
A chemical reaction follows the laws of conservation of mass. It is no atom is destroyed or created, but only new products formed from reactants. इसका मतलब क्या है? ये जो वर्ड लिखा है बहुत क्या है, रिमार्केबल पॉइंट है, जरा देखिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास का सम हमेशा क्या रहना है, इक्वल रहना है या कांस्टेंट रहना है। जितना जो रिएक्टेंट है, रिएक्शन के किसी भी स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या है, हमेशा इक्वल आना है। मतलब द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू क्या है, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ए और बी का मिलाकर जो मास आएगा, मास के लिए एम सिंबल यूज कर रहे हैं, ए और बी का जो मास मिलाकर आएगा, अगर रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है तो वही मास किसका आ गया, सी और बी। ये कहना अपने आप में ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि कभी कभी रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता। अब इसका ऐसा कब होगा जब आधा रिएक्टेंट आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ हो। ऐसा कब होगा, जब आधा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ हो, आधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तभी तो आधा आधा बराबर आएगा, आधा आधा जीवन से आधा आएगा ना, इक्वल। लेकिन जरूरी है क्या हर रिएक्शन आधा ही हो, कुछ पूरे भी हो जाएंगे, तब क्या मास बराबर आएगा क्या? नहीं, तब डेफिनेशन ये ठीक नहीं रहेगी। तब कहना क्या ठीक होगा, फिर हम ये कहेंगे थ्रू आउट द रिएक्शन जो टोटल मास होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो सम आएगा, इन दोनों का जो सम आएगा, इसका भी और इसका भी, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब जब रिएक्शन नहीं हुआ है जितना मास यहां रहेगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा इन दोनों का जो मास का सम आएगा हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन राइटर अभी यही लिखते हैं कि द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन ये हर जगह सही नहीं होगा। फिलहाल आपको यही लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है। लेकिन मैं बता रहा हूं गलतियां कहां है। ये जो सड़क छाप झोला छाप राइटर लिख देते हैं आजकल किताबें 9-10 में, जो तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं, यूरेका करके बहुत आता है, वो सब ठीक नहीं है। ये सब तब होगा ना जब आप बहुत पढ़ोगे, गहराई से चीजों को समझोगे, तब। एक टीचर का काम यही होता है कि किताब को पढ़िए, समझिए क्या सही है क्या गलत है। नए तो आने चाहिए बेटा, लेकिन नए बताने के लिए पुराने लॉ, हाँ बहुत जल्दी बुक लिखेंगे बेटा, आपकी भी ये फरियाद मेरे पास है। दिक्कत ये है ना विनोद कि हमारे पास भी 24 आवर्स ही है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि 26 या 28 का बन जाए। अगर मैं सफल हो गया तो आपकी बात भी पूरी कर दूंगा, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगातार इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है विनोद, ठीक है, एक दिन हम भी रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट निकालेंगे, टेंशन ना लो। अब यहाँ देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कैटलिस्ट इसमें नहीं चलेगा कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट तो बेटा अब क्या ही कहें, चलो ठीक है, वो तो दिखेगा, वक्त बताएगा। कैटलिस्ट कभी कभी बहुत सारी चीजें हो जाती है ऐसी चीजों के लिए, ठीक है ना, उसमें केवल पंडित जी का रोल नहीं होता बेटा, समझ विनोद। ठीक है, अब समझ, अच्छे आप आओ, मुद्दे पाओ समझ बेटा, ठीक। अब ये समझो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब समझ में नहीं आया? ऊपर गया, एकदम ऊपर गया, बताता हूं, समझो। ये ऐसे है विनोद, ऐसे जिद नहीं करते बेटा, कान पे मार दूंगा, समझ लो। यहां देखो देखो देखो, अब मान लीजिए कार्बन से ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ। अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, अदर ये सब बात करेंगे। तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, पेरोक्साइड, इधर देख ऑक्साइड बना। अब यहां पर क्या है, देख बेटा विनोद, अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर अगर आपको पता हो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो, तो क्या हम मास निकाल सकते हैं। कार्बन का मास नंबर बताओ 12, कार्बन का मास नंबर कितना होता है विनोद, 12। ऑक्सीजन का कितना, 16। 2 ऑक्सीजन है तो कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। यहां दोनों का सम करो, कार्बन का होता है 12, इसका कितना होता है 16 2 जा 32, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा बेटा विनोद, 44 ग्राम। इन दोनों का सम करेंगे यहां कितना आएगा। तो राइटर ये कहते हैं कि द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। जो इसका सम होगा मास का,
वही यहाँ का मास आएगा, जिसका मतलब मास टोटल क्या है, कंजर्व है। लेकिन ये तब है जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। मान लो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो तब दोनों कभी बराबर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब राइटर केवल एक साइड को नोटिस करके ही रिएक्शन लिख रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि अपने आप में सही नहीं है। कौन ठीक करेगा इसे आने वाले दिनों में? हाँ हाँ हाँ, नहीं बेटा, बैलेंस एटॉमिक नंबर लिख के बैलेंस कर देंगे, लेकिन जो क्वांटिटी होती है ना, बहुत सारे रिएक्शंस अभी आगे बताएंगे, आपकी हर मुराद पूरी होगी। आपके भी करण अर्जुन आएंगे आएंगे आएंगे, यही आएंगे, थोड़ा इंतजार करो। अब राम आ गए हैं ना, तो करण अर्जुन भी आ जाएंगे, पहले ये समझो। क्लियर? मतलब ठीक है, समझने की बात। मैं किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, ये मत समझना, बस ये कहने का स्टाइल है। समझ में आ रही? ये सोचो गुरुजी क्या कर रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, चलो भैया। भैया विरोध समझ गए? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। ठीक, बढ़िया। अब ये दिया है, जैसे देखो, अब जो रिएक्शन यहां लिखा बेटा, यहां देखो, लेट अस कंसीडर एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेथेन एंड ऑक्सीजन। मेथेन एंड ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो तो क्या होगा विनोद? यह है मेथेन हमारा CH4, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन लटक रहे हैं, O2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे तभी तो ऑक्सीजन गैस बनेगा। 2 मॉलिक्यूल है तो यहां 2 हो गया। आर यू ओके? हाँ आओ इधर बच जाओ, इधर। हम नहीं लगा, हमें तो समझो, यहां कोई बात नहीं, होता है ऐसे कभी। मीथेन का रिएक्शन किससे करा रहा है भैया? ऑक्सीजन से। तो देखो मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2। इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा ना, उसको बोलते हैं कंबशन। आग लगाना ही अपने आप में क्या है? कंबशन है। केमिस्ट्री में बोले तो क्या कहेंगे? जैसे बोले आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, वो वाला आग नहीं बेटा। ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होगा तो केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? कंबशन, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या इसी को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? कंबशन। कंबशन का मतलब जलना। आग में क्या है? इसको जलना, मतलब ये जल रहा है। मीथेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो आग लगेगी, जानते ही हो। तो जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें देखो, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा विनोद बताओ? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन 4, कितना आ जाएगा इसका? 16 ग्राम आ जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32, और इसके साथ 2 लगाए तो कितना आ जाएगा? 64 ग्राम। इन दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 16 + 64, 80 ग्राम आ गया। इसका मतलब रिएक्टेंट का मास कितना आ गया? 80 ग्राम। प्रोडक्ट का मास देख लेते हैं। कार्बन का कितना है? ये तो आ जाएगा 44 ना। कैसे? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 16 × 2 = 32, या जाएगा 32 + 12 कितना आ जाएगा? 44। यहाँ एक वाटर का देखो, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2, या 2 लगा है जो ये 2, और ऑक्सीजन का 16 हो गया 18। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 36। दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। तो देखो यहाँ रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है कि नहीं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है कि नहीं? ये रिएक्शन के कंप्लीट होने पे होगा हमेशा। द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
क्या है, बात समझ में आ गई? कोई तकल्लुफ की बात नहीं ना? समझ में आया विनोद? ठीक, चले आगे। ठीक, बेटा तुम ही कर रहे हो। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? किसको हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? वही जिसमें क्या लग रहा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? द मास, द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू क्या होगा, द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। या यूं समझो, अगर अदर वर्ड में हम कहें तो इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान समझना। अदर वर्ड में मुझे कहना हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स in reactants, the number of atoms in what reactants is equal to क्या हो गया, number of atoms in product। हर एक के लिए लिखा गया है, रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स होंगे डिफरेंट, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन प्रोडक्ट। डिफरेंट एटम, एलिमेंट के जितने भी एटम हैं, जितना रिएक्टेंट में होंगे उतना ही क्या होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। जैसे समझो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का क्या है, या तो ये कह दें कि मास जो होगा LHS का RHS के क्या आएगा बराबर, या कह दें कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, जो जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही किसमें होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। बात समझ में आई? जैसे यहां कितने कार्बन है बताओ, एक कार्बन है, और कोई कार्बन है लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट में नहीं। यहां भी कितने कार्बन है, एक, बराबर हुआ। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हुए, 2 दूनी 4, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए इधर, 4। कितने हो गए, 4। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहां मिल गए, एक यहां, एक 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 यहां मिल गए, 4 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं भाई? एक यहां है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, 2 ऑक्सीजन वहां, 2 ऑक्सीजन यहां, 4 ऑक्सीजन हो गए। 4 हमारा LHS में भी था, रिएक्टेंट में भी था, 4 ही किसमें है, प्रोडक्ट में। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहां कितना है, 4 है, 4 है, यहां कितना है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 यहां भी है। तो जितने नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट के थे यहां रिएक्टेंट में, उतने ही नंबर ऑफ एटम हमारे कहां है, डिफरेंट एलिमेंट के प्रोडक्ट में। तब भी कहेंगे रिएक्शन हमारा कैसे है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस है। या अदर वे में कैसे समझ रहे हैं हम, अदर वे में समझ रहे हैं क्या, कि द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तब भी कहेंगे कैसा है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। 2 तरीके से समझ सकते हैं, आ रहा है या आके चला जा रहा है, आ रहा है, कुछ रुक भी रहा है, ठीक है, बढ़िया है, चल आगे बढ़े। ठीक, जब थक जाए, हाँ नहीं समझ में आ रहा है, अब इतने पे भी नहीं समझ में आया, प्रोसेसर में कमी है बेटा, उसको अपग्रेड कराओ, नया वर्जन डालाओ। अब आओ देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फटाफट एक नजर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन भी मिलेगा, एक्सोथर्मिक है, रेडॉक्स रिएक्शन भी अभी देख लेंगे एंड में, ठीक है, सब देख लेंगे। पहले देख लेते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सब एक ही करके पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे, एक सिंगल कोई प्रोडक्ट बना देंगे, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, इसी को बोलते हैं सिंथेसिस। दूसरा नाम इसका क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन। अब इसका कोई एग्जांपल आपको बता दूं विनोद, बता दिया जाए विनोद। जैसे, हाँ विनोद बिल्कुल जो कह रहे हो तुम वही होगा। ये ले लिया विनोद, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, तो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। 2 मिलके एक बनाते रहे, 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते रहे, तो क्या हो गया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे दूसरा और एक एग्जांपल ले लो विनोद, हाइड्रोजन है आयोडीन से रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है विनोद, 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये भी अपने आप में कैसा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज्यादा कंबाइंड होकर एक सिंगल नया बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज द क्लियर? वेरी गुड। अगले में आ जाते भैया, इसी के एग्जांपल लिखे गए हैं ऐसे बहुत सारे, मैंने तो 2-4 बता दिया आपको। ऐसे देखो, देखो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इससे करके मैग्नीशियम कार्बोनाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट फ्रॉम अमोनिया गैस एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है, अमोनियम सल्फेट, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। मैंने 2 इजी बता दिए, बाकी यहां सीख, बाकी समझ गए आप लोग। कंबाइंड होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आ रहा है? नहीं आ रहा है? आएगा आपके भी करण अर्जुन। अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट क्या है, अपोजिट। कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब जैसे NaCl है, Cl में और Na में टूट रहा है। अब उसी रिएक्शन को जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें हमने क्या किया, उल्टा लिख दिया। अगर मैं इसको लिख दूं 2NH3, किसमें टूट रहा है भैया विनोद, H2, और भाई 3H2 और किसमें टूट रहा है, N2 में टूट रहा है। कैसा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमने लिखा था जो 2HI, इसको अगर हम इस तरह से लिख दें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन। कैसा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन। एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, या सब्सटेंस, जो बोलो बात एक ही है। जैसे NaCl बड़ा मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट होके Na और Cl अलग बना। कैसा रिएक्शन हो गया ये, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट क्या है, ये अपोजिट है, रिवर्स है ये। क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया विनोद, जानकार तो बचपन से हो। अच्छा, ये सब देखो एग्जांपल लिखे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाई। फिर ये हमारा पोटेशियम क्लोरेट है, ये हो गया इसमें कन्वर्ट। अब देखो ये क्या है, ये सब कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे विनोद, जानकार आदमी हो। फिर अगले आ जाते हैं, फिर लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, देखो ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स व्हेन अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन एलिमेंट। मान लीजिए जैसे AB है कोई कंपाउंड, एक C है, इस AB में से A या B को C क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इस AB में से A को मान लीजिए C ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और C A के प्लेस पे आ जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड में से कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके उसका प्लेस ले लेगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही एलिमेंट, कोई किसी एक ही एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस। जैसे ये लिखा है Cl2 + NaBr था, इस Br में देखो भैया, इस Br को किसने रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन ने। Br को रिप्लेस कर दिया किसने, क्लोरीन ने। तो ब्रोमीन गैस यहां निकल गया, Br निकल गया, बना क्या हमारा Na। तो ब्रोमीन को कौन रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन ने। इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी यहां दिया है, अब यहां दिया है कॉपर, यहां है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को कौन रिप्लेस कर दे रहा है, सिल्वर को कौन रिप्लेस कर रहा है भैया, कॉपर। तो यहां बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, कॉपर को सिल्वर को क्या करेगा। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, केवल एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है भैया, बाकी जानकार बचपन से आप लोग। फिर आ जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो रिप्लेस होंगे, दोनों ही रिप्लेस होंगे। ये इसके एक रिप्लेस करेगा और ये एक दूसरे की पोजीशन पे आ जाए। जैसे मान लीजिए सी मान लीजिए किसको रिप्लेस कर रहा है, अगर सी मान लीजिए ए को रिप्लेस कर रहा है तो ए के प्लेस पे सी चला जाएगा, सी के प्लेस पे ए भी एक कंपाउंड है, सी डी एक कंपाउंड है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे सी ए को रिप्लेस कर रहा है तो इन दोनों की पोजीशन आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। ए के प्लेस पे सी आ जाएगा, सी के प्लेस पे क्या चला जाएगा, ए। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें लिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर व्हेन ए पार्ट ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स इज एक्सचेंज्ड। एक्सचेंज का मतलब एक दूसरे की पोजीशन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। एंड मेक्स टू न्यू कंपाउंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक प्लेस मोस्टली इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर इज द आयन प्रेसिपिटेट एंड एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो जरा ना, ए और सी की पोजीशन आपस में क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। ए के प्लेस पे सी चला गया, सी के प्लेस पे क्या गया, जहां सी था वहां क्या चला गया, ए चला गया, एडी हो गया। जहां ए था उसके प्लेस पे क्या गया, सी आ गया।
पोजीशंस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जो नया दो कंपाउंड बनता है इसमें, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल हो तो ठीक हो, अदरवाइज मैं बताता हूं आपको, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है बिनो, जैसे BaCl2 है, BaCl2 है और क्या है यहाँ Na2SO4, ये ऐसे है BaCl2 Na2SO4। देखो क्या करेगा, कौन किसकी पोजीशन को रिप्लेस कर रहा है भैया, ये एक दूसरे की पोजीशन को क्या कर रहे हैं, इंटर चेंज कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ बताओ, BaSO4 और क्या बन जाएगा 2NaCl, एक दूसरे की प्लेसेस को क्या कर ले रहे हैं, इंटरचेंज कर ले रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है भैया, क्या गुड़िया ठीक है। अब आ जाओ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा विनोद, प्रेसिपिटेशन में क्या दिया है, केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन एन एक्वस सॉल्यूशन वेयर टू आयनिक बॉन्ड्स कंबाइन रिजल्टिंग इन द व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, नीचे जाकर बॉटम पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। हाँ एक्वस जरूरी है तभी रिएक्ट करेंगे। ये आयनिक कंपाउंड में ही मोस्टली होते हैं, किसमें होते हैं, आयनिक, क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तब उस तरह का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। सॉल्ट हमें तभी मिलेगा जब आयनिक कंपाउंड होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाले कोई कंपाउंड होंगे, तभी वो भारी होंगे, नीचे बैठेंगे। नहीं तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली लिक्विड या गैस स्टेट में होते हैं, जनरली वो हल्के होते हैं, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको जल्दी नहीं दिखेंगे। क्लियर है बात हमारी। तो यहाँ देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर यूजुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक तरह का क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ ए सॉलिड फॉर्म रेसिड्यू कॉल्ड प्रेसिपिटेट। रेसिड्यू का मतलब जो नीचे वही खाली बच जाएगा हमारा, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, वही रेसिड्यू। हाँ वो एकदम हट जाएगा, हाँ वही प्रेसिपिटेट का मतलब एक उसका फॉर्म है, रेसिड्यू का मतलब जो खाली बच गया, अब रिएक्शन में आगे कुछ नहीं होना है, उसी को प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। AgNO3 रिएक्शन कर रहा है किससे, KCl से, क्या बना दे रहा है भैया, AgCl प्रेसिपिटेट है, मतलब ये भारी हो जाएगा, बॉटम पे नीचे जाकर बैठ जाएगा। मतलब इस तरह से रिएक्शन अगर हुआ, मान लीजिए यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, तो जो AgCl हमारा बन रहा है, AgCl के मॉलिक्यूल क्या होंगे, भारी होंगे, जाकर बॉटम पे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। यही PPT है हमारा, कौन सा, AgCl का। Ag सुनो जी, यही है प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। ये भारी होते हैं इसीलिए बॉटम पे जाकर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। भारी चीज हमेशा जानते हो ना, एक्वस सॉल्यूशन में नीचे जाकर बैठ जाता है, बॉटम पे बैठ जाता है, ठीक है ना, ये लिखा। और KNO3 बन जाएगा। और बहुत सारे एग्जांपल लिखे, बस समझने के लिए इतना है। इज इट क्लियर, ठीक है विनोद, कोई दिक्कत। अब एक और लिखा है देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, 2HCl एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, MgCl2, ये भी प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं ये समझो। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, जिन रिएक्शंस में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, H2O है, ये हीट करेंगे तो क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस हीट। इससे क्या, ये हीट ले रहे हैं, मतलब माइनस हीट लिखे रहेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, या तो हीट ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ माइनस लिखेंगे, मतलब ले रहे हैं। यहाँ माइनस हीट लिखा रहेगा, इसका मतलब रिएक्शन में हीट आ रही है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। अब ये समझो ऐसे, जैसे अभी हमने पीछे रिएक्शन लिखा था ना आपका, कौन सा, ये लिखा था हमने, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है किसमें, ये तुम्हारा संगमरमर, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, इसी को हीट कर रहे हैं, तो इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तभी तो हो रहा है। ये भी कैसा रिएक्शन हो जाएगा हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कैसा रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसको हीट देना पड़ता है, फिर जाकर हमारा कोई प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने बना दिया, रिएक्टेंट है, हीट कर रहे हैं भैया, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे भैया, एंडोथर्मिक, एंडो नहीं बेटा, एंडो, हाँ। अब आ जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये एंडोथर्मिक का जस्ट अपोजिट है, मतलब इसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, बाहर निकलेगी।
जैसे आग जलाओ तो हीट बाहर निकलती है, अंदर आती है, बाहर निकलती है, दरवार लगती है। An exothermic reaction is a chemical reaction that involves the release of energy in form of heat or light। मतलब जिसमें क्या होगा, एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में निकलेगी या तो लाइट के फॉर्म में बाहर निकल रही होगी। उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो मीथेन हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीट, और इससे हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कंबक्शन का हमने बताया, कंबक्शन का मतलब वही आग लगना, आग जलाना, वही हमारा कंबक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस बर्न्स। कंबक्शन का मतलब जल रहा है आग, बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, गिविंग ऑफ ए हीट एंड लाइट इन द प्रोसेस। लकड़ी जलाते हो, हीट के साथ साथ लाइट भी मिलती है कि नहीं, थोड़ी रोशनी भी आती है, हीट भी मिलती है। ऐसे प्रोसेस, ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंबक्शन है। ये किसका है, एक टाइप किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। These reactions give out good amount of heat energy, in the form of heat, but also form some byproducts such as smoke। आग जलती है तो धुआं भी निकलता है कि नहीं, वो वाला स्मोक मत समझना, बोले के भक्त है ये सब वाले, वो वाले भोले वाले नहीं है। आग वगैरह जलाते हो तो धुआं भी निकलती है कि नहीं निकलती है, कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलेंगे, रेसिड्यू भी निकलेंगे, राख वगैरह भी मिलेगी, लकड़ियां वगैरह जलाओगे तो नहीं मिलेगा। और बोले के पुजारी तोड़ना बेटा, देख ली, बोले का नाम लिए बेटा, आ गया एकदम फॉर्म में ना बेटा, ऐसे नहीं करते बेटा। जो रेस्पिरेशन होता है हमारा, रेस्पिरेशन कुछ लोग बोलते हैं वैसे रेस्पिरेशन मतलब वही जो सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, आउटहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हाँ ब्रीदिंग। भाई एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, पूरा 5 सेकंड का प्रोसेस होता है ना। 3 सेकंड में आप लेते हैं, मतलब 2 सेकंड में लेते हैं, 3 सेकंड में क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। पूरा 5 सेकंड का प्रोसेस होता है। बाकी तुम लोग जानते हो, बड़ा बुद्धिमान है, मुझे तो बस इतनी आती है। रेस्पिरेशन एंड व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब तुम सांस बाहर निकालते हो, थोड़ा हीट, थोड़ी गर्माहट निकलती है कि नहीं। कभी नाक पे उंगली लगाकर देखो, देखा है लगाकर, उंगली ज्यादा ना लगाना बेटा, नहीं सांस रुक जाएगी, आराम से लगाकर बस चेक करके हटा लेना है, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो, हाँ बेटा, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेते हैं, निकालते क्या है, गजब की मशीन है ये, ऑक्सीजन लेती है, क्या निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड। द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। रेस्पिरेशन का इक्वेशन बता रहा हूं यार, देखो बेटा कैसे सांस ले रहे हो। क्या लिया भैया हमने, ये रिएक्शन हुआ, क्या बना देगा आपका, ये ग्लूकोज, बाकी जाएगा रिएक्शन, बाकी बॉडी में एनर्जी है ना। ऑक्सीजन लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या हो गया, एनर्जी से, ये हमारा ग्लूकोज है, ये क्या हमारा ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है। फ्रक्टोज का भी होता है, बस टेस्ट में डिफरेंस होता है। फ्रक्टोज का भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेटा, समझ गए विनोद। फिर इसमें आता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक प्रोसेस ये भी देखेंगे। अभी रेडॉक्स रिएक्शन हम बताते रहे, अलग से बताते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझोगे तभी तो रेडॉक्स रिएक्शन जान पाओगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कब हम बोलेंगे किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो व्हेन रिएक्टेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब कोई कंपाउंड रिएक्शन के दौरान क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब हम कहेंगे उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। या क्या होगा उसमें, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीडेशन है। या क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जिसका मतलब इसका कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब जरूरी नहीं है ऑक्सीजन ही हो, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसमें ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ऐड हो रहा हो, सल्फर ऐड हो रहा हो, तब भी क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन तुम सिर्फ इतना याद रखो कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या है, ऑक्सीडेशन। बाकी हायर लेवल पे जैसे पहुंचोगे तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़ने को, तब वहां बताया जाता है ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा तो हम क्या बोलेंगे, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। या सिर्फ ये समझो कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कहेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इज इट क्लियर, ठीक है भैया, चलिए। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उससे क्या हो रहा है, रिमूव। जैसे H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, HBr बन जा रहा है, सल्फर निकल जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ किसका हो गया, ये सल्फाइड। सल्फाइड का क्या हो गया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया। तो इन शॉर्ट हम ये समझ गए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तब कहेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस का, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तब हम कहेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
किसी सब्सटेंस या एलिमेंट से हाइड्रोजन निकल रहा होगा तब हम कहेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तीन तरीके समझ रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, तब कहेंगे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा होगा तब क्या कहेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन उससे निकल रहा होगा तब क्या कहेंगे क्या हो रहा है उसका, ऑक्सीडेशन। तीन तरीके से हम समझ रहे हैं। इज दैट क्लियर? बाकी ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं, अभी इतना पढ़ो, इतने में काम चल जाएगा। ओके भैया, ठीक। चल, जैसे यहाँ देखो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। H2S से हाइड्रोजन निकल गया तो H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जनरली आप ये समझो कि मेटल्स में ही क्या होते हैं, हमारा ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? चलो भैया, बहुत बढ़िया विनोद, बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं क्या हम, रिडक्शन में। क्या आ जाते हैं भैया विनोद, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। व्हेन एन रिएक्टेंट एक्यूमुलेट्स इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब हम कहेंगे उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन। जब कोई एलिमेंट या सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिसीव करेगा, तब कहेंगे उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, क्या बनाएगा अपना, ऑक्साइड आयन। इसका मतलब इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब रिडक्शन मोस्टली किसमें होता है, नॉन मेटल्स में होते हैं। किसमें होते हैं, फिर इसमें समझ लो बेटा, फिर यहाँ क्या जो ऑक्सीडेशन का रिवर्स है वही हो जाएगा डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए यहां लिखा रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जबकि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो उल्टा हो जा रहा है कि नहीं? अब नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, N2 में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या बन रहा है, अमोनिया। इसका मतलब करेंगे नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन। जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा उसका क्या हो गया, रिडक्शन। फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिस कंपाउंड सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड से देखो ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए जिंक का क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिडक्शन की भी तीन डेफिनेशन, क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ एनी सब्सटेंस और एलिमेंट रिसीव या गेन द इलेक्ट्रॉन्स देन इट अंडरगोज व्हाट, रिडक्शन। या द रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस या प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ऐसे रिएक्शन या प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन हो गया बेटा, ठीक है, ठीक है। ये सब एग्जांपल लिखे हैं इसमें। अब ये सब समझ गए तो लास्ट में आता है हमारा कौन सा भैया रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आता है विनोद, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन या इसी को कहीं कहीं राइटर लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी को राइटर कहीं कहीं लिखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का आरईडी लिए, ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिए, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। इसमें लिखा होगा रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन इट। इन शॉर्ट ऐसे समझो, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होंगे। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। एक का किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब जैसे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें हो गया क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी का क्या कहेंगे, जैसे ए बी दो कंपाउंड थे, ए पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तभी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है विनोद। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इससे पॉजिटिव आया, तब इसका मतलब इसी का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिएक्शन भी साथ में, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं। कोई एग्जांपल हो ठीक हो, अदरवाइज मैं बताता हूँ आपको। देखो हाँ देखो बेटा, सब जान रहे हो बेटा, जानकार आदमी हो तुम। देखो जैसे ये देखो, आप देखो जैसे जिंक है, देखो बेटा जिंक है, ये कॉपर सल्फेट ही रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर इससे निकल जा रहा है। तो जिंक से देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं, जिंक से ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन निकल गया ना, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिएक्शन रिडक्शन भी हो रहा है कि नहीं, इसलिए ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। द ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, देखो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में, और इसमें रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन Cu2+ किस में कन्वर्ट हुआ है, दिस। अब ये लिख दिया, अगर स्केलेटन फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिएक्शन होगा, स्केलेटन फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिएक्शन ये होगा। समझ में आई बात, इतना है। अब इसमें तुम्हारा एनसीडीटी बचता है, कोरोजन वगैरह बचता है, इसको कवर कर लेते हैं, ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ये रेडॉक्स रिएक्शन था अपना। ओके ठीक है, मैं कवर करता हूं। ठीक है, लास्ट 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 बेटा, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड materials resulting in the change of smell and taste, them is called rancidity। जैसे सब्जी वगैरह बन जाए, काफी दिन तक रख दो, काफी खराब स्मेल हो जाता है, इसका लो कौन से प्रोसेस का एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का। क्या हो जाता है उसमें, ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ऑफ द फूड कैन बी प्रिवेंटेड। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं रेंसिडिटी को, क्या करना चाहिए, बाय कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का मतलब ऐसे जगह उसको रखें, इतना इतना पैक करके रखें कि ऑक्सीजन से उसका कोई इंटरेक्शन, जब ऑक्सीजन ऐड ही नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन होगा क्या, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो स्मेल और टेस्ट में चेंज होगा क्या, खोल के नहीं रखना है, इसलिए पैकेज एकदम पैक्ड होकर आएगा, कंटेनर में एकदम पैक रखो। और क्या करना है, रेफ्रिजरेटर ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर में हम रख दें तब भी वो खराब होगा क्या, नहीं खराब होगा क्या, नहीं। तो फ्रीज में रख दें, फ्रीजर में रख दें बहुत लो टेम्परेचर पे, तब भी हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना फ्रिज में खाना रख दो खराब नहीं होगा, बोलते हैं कि नहीं आप, बोलते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, और क्या रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे लो टेम्परेचर पे। और क्या है, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स इन पैक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। इसका मतलब जो पैकेट तुम खोलते हो जो गैस भरा रहता है उसमें कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है इंस्टेड ऑफ एयर। इट प्रिवेंट्स ऑयल एंड फैट फ्रॉम रिएक्टिंग विथ एयर, एयर के रिएक्शन से इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, यही बताया जा रहा है। इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस होगा, जो पैकेट फाड़ते हो दुनिया भर का, इससे पढ़ते। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ, इन सबको वही सब है। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक व्हाट, BHA, यह दिया है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये सब जानते रहो कुछ नाम, बाकी वही ऊपर के 2-3। हाँ हाँ, बहुत मतलब इस तरह का कुछ मटेरियल जैसे नाइट्रोजन गैस डाल दिए, कुछ ऐसा डाल दो जिनका उस फूड मटेरियल से रिएक्शन ना हो और ऑक्सीजन से इंटरेक्ट उसका रोक के रखे। समझ रहे हो ना, ये सब है, ये दिया ना उसमें ब्यूटिलेटेड और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्लियर है विनोद, ये रेंसिडिटी हो गया। बेसिकली क्या है, ऑयल और फैट्स का क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन से उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके हो जाने के बाद उसके स्मेल और टेस्ट में क्या जाता है, चेंज। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ किसमें विनोद, कोरोजन। फिर क्या है, कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, द फिनोमिना इन विच मेटल्स आर स्लोली eaten away by the reaction of air water chemical present in the atmosphere is called corrosion। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर है, मॉइस्चर है, सल्फर है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, नाइट्रोजन है, उन सभी का मेटल से क्या होता है, रिएक्शन होता है और उसका धीरे धीरे पार्ट कट के क्या हो जाता है, कट के अलग हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे लोहे में जंग लगना कोरोजन का ही क्या है एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें बताया था ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर हो जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर हो जाता है किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से ही, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सब भी किसकी वजह से हो रहा है, कोरोजन की वजह से। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें दिया है इज ड्यू टू कोरेजन
इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय व्हाट, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, रस्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, लिख लेना Fe2O3 इंटू NH2O। वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाते हैं, मॉइस्चर ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है ये, इसको बोलते हैं रस्ट। क्या है बेटा ये, रस्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। किस कलर का होता है ये, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किसका होता है भैया, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कौन, जंग हमारा जो रस्ट लगता है उसमें। अगर कभी ये एग्जांपल आ जाए कि बताओ लोहे में जंग लग जाए तो वेट उसका बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या एग्जांपल बताइएगा, वेट उसका इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉइस्चर वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो रहा है, इसलिए वेट उसका हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। इज दैट क्लियर। तो अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर, बाई अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। पेंट डज नॉट अलाउ टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ सरफेस ऑफ आयरन। पेंट कर दें, ग्रीस लगा दें, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा तो उसका लेयर कटेगा नहीं, कटे छटेगा नहीं, तो सेफ पड़ा रहेगा। इसलिए जब भी कोई साइकिल वगैरह आप चलाते हो, देखो पेंटेड आती है कि नहीं, आप आयरन का कोई मटेरियल यूज करते हो, पेंट करती है नहीं, क्यों क्यों बचाते हो, रस्टिंग से बचाते हो, सो दैट उसमें जंग न लगे, उसकी लाइफ थोड़ी क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ रहे हो हमारी बात। कुल मिलाकर इतना ही टॉपिक था अपने सिलेबस में जो हमें पढ़ना था। बाकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना हम लोगों ने ठीक ठाक सीख ही लिया है। नहीं सीख लिया है तो चैनल पे वीडियो ऑलरेडी क्या है, चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाकर देख लेंगे, आपको हो जाएगा। इतना ही टॉपिक ओवरऑल है अपने सिलेबस में, खूब ढंग से इसको कर लो, फिर प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो एक्टिविटी है ना इसमें, इस चैप्टर में क्या है, अपनी एक्टिविटी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। वो प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर पाते तो उसको मैं अलग से करा दूंगा। जैसे एक्टिविटी ये है आपकी, पहले एक्टिविटी का मैं बता दूं, व्हाट हैपेंस व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन मैग्नीशियम रिबन बाय बर्निंग इट ऑन स्पिरिट लैम्प। तो होगा क्या इसमें, मैग्नीशियम बर्न्स विथ डेजलिंग लाइट एंड सब्सटेंस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर का लैंप कल ही डिस्कस किए थे हमने। इन्फ्लुएंस क्या होगा, इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम हार्ड मेटल टू पाउडर के फॉर्म में। किस कलर का पाउडर आता है, व्हाइट पाउडर आता है, नहीं ब्लैक पाउडर हैगा, व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा ये है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट इसमें क्या होगी, चाहिए इसको। इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये देखो इससे ऐड हो रहा है ना, तो कैसा रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन। प्रेसिपिटेट जो बनेगा ब्लैक कलर का होगा। ये किस कलर का होगा विनोद, ये ब्लैक कलर का होगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। बात क्लियर हो रही है हमारी। बाकी यही सब चीजें हैं। फिर इसके बाद ये सब रिएक्शन, बहुत सारे एक्टिविटी है इसमें, आप प्रैक्टिस करिएगा, आएगा नहीं होगा तो बताओ। जैसे एक्टिविटी 1.2 है, देख रहे हो ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड येलो इन कलर। किस कलर में होता है ये, येलो कलर में प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। PbNO3 का होल टेकन ट्वाइस एक्वस है, 2Ki पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा PbI2। यहाँ क्या लिखा है, ये PbI2। यहाँ क्या लिखा है विनोद, ये लिखा है PbI2 लिखा है। क्या लिखा है यहाँ, PbI2 लिखा है। ये लिखा है हमारा PbI2 लिखा है। किस कलर का है ये, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, और पोटेशियम नाइट्रेट इससे बनकर क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। यहां लिखो 2KNO3, यहाँ 2 होना चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इतना सब कुछ कर रखोगे तब जाकर ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो एक्टिविटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, एक्टिविटी। हाँ बिल्कुल, एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी। कंटेंट की जो चीजें थी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत, दैट्स ऑल। ठीक है, क्या समझे कि कंप्लीट हो गया आप, डन। ठीक है फिर, थैंक यू।